12वीं सभी 12वीं आर्ट और 12वीं साइंस के सभी बच्चों को नमस्ते। अभी तक हमने क्रम से पाठ, कविता, पाठ के कई प्रश्न, कविता के प्रश्न, इसके साथ साथ वो प्रश्न आप सभी छात्रों को विनती है कि मैं सभी प्रश्न के उत्तर लिख कर तो दे नहीं सकता, इसलिए कॉपी कर कर आप उन सभी पाठों के कविता के जो प्रश्न दिए एक सेपरेट स्वतंत्र से कॉपी करके उसके अंदर वो उत्तर लिखो। दिवाली के बाद जब कॉलेज रेगुलर शुरू हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, उस प्रश्नों को जांच कर आपको देंगे। तो अभी तक हम क्रम के अनुसार जैसे जितने अभ्यासक्रम में पाठ है, कविता है, कहानी है, वो हम क्रम से ले रहे। आज एक छोटी सी कविता, जिस कविता का नाम है 7 नंबर की कविता है और उस कविता का नाम है पेड़ होने का अर्थ। और इस कविता के कवि है मुकेश गौतम जी। अब पेड़ होने का अर्थ, इसका अर्थ पेड़ नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है, पेड़ का महत्व क्या है इस कविता के अंदर मुकेश गौतम जी ने हमें बताने की कोशिश की है। इनका एक छोटा सा परिचय, इनका जन्म 1 जुलाई 1977 में उत्तर प्रदेश में हो चुका है। ये आधुनिक कवि है और आधुनिक कवि होने के नाते आधुनिक काव्य का बोध व्यक्त करने वाले, उसकी विशेषता बताने वाले इन कवि की विशेषता है। गौतम जी का कहना है कि वर्तमान युग में मनुष्य को जो समस्या आती है वह समस्या शायद मनुष्य की प्रकृति शब्द के 2 अर्थ है, एक प्राकृतिक प्रकृति पेड़ पौधे और दूसरी हमारा शरीर। लेकिन इस कविता के अंदर जो अर्थ लिया है वह किसी तरह का शरीर का नहीं है, पेड़ पौधे का प्रकृति के साथ प्रकृति का ही उन्होंने अर्थ इस जगह पर प्रकृति का अर्थ इस कविता के अंदर उन्होंने लिया है। ये कुछ तौर पर हास्य कवि ऐसे रह चुके हैं मुकेश गौतम जी, और इन्होंने समाज के अंदर लोगों का एक सामाजिक स्तर सुधारने के लिए अपने काव्य के माध्यम से प्रयत्न भी की है। ये जो कविता है पेड़ न होने का अर्थ, इस कविता के अंदर उन्होंने थोड़ी सी विशेषता बताई कि जैसे पेड़ मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हम कहते हैं मनुष्य का जीवन ही उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन संस्कृति के अंदर जितने पेड़ पौधे, जितनी जीवित ऐसी वनस्पतियाँ हैं वह हमारे मानवीय जीवन के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसमें जैसे पेड़ एक हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दूसरा एक शब्द दिया कि जैसे पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। अब मतलब हमारा जो कार्य है धरती पर आने वाले पौधे, पेड़, वनस्पतियाँ, और यही वनस्पति का आचरण हम कर क्या करते हैं, समाज के अंदर कई जड़ी बूटियाँ कहो, समाज के अंदर किसी तरह की आयुर्वेदिक गोलियाँ कहो, समाज के अंदर शुभ कार्य रहे तो उस शुभ कार्य के समय उन जो छोटे छोटे पेड़ है उस पेड़ को यानी वनस्पति का हम समाज के अंदर या शुभ कार्य के तौर पर उपयोग करते हैं। और जैसे हम सीख लेते हैं, जैसे मैं खुद सीख लेता हूँ कि मैंने जो सीख ली है या मुझ पर जो संस्कार हो चुके मेरे गुरु के, वैसे मैं भी थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि हम इससे सीख लेते हैं कि जैसे मनुष्य ने निस्वार्थी रूप से काम करना चाहिए। अब जैसे निस्वार्थी पेड़ एक जगह पर रहता है, लेकिन निस्वार्थी कौन सा करता है कि जिस तरह पेड़ों को आए फल फूल, उसका स्वाद निस्वार्थी रूप से पूरे संसार को वो पेड़ देता है। मनुष्य ने भी कार्य करते समय कभी कभी स्वार्थी प्रवृत्ति छोड़कर अगर निस्वार्थ रूप से अगर काम करने लगेंगे तो उस व्यक्ति का उतना ही मान ऐसा महत्व रहता है। लेकिन पेड़ और मनुष्य में थोड़ा फर्क है, इसलिए कवि ने ये वाक्य इस जगह पर कहा है। जैसे पेड़ और मनुष्य का संबंध हजारों काल से आ चुका है। देखिए हमारी संस्कृति जैसे अगर शादी करने की है तो बाम्बू लगाते से, आम जो है आम के पत्ते लगाते से, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मनुष्य का संबंध सभी धरती पर के वनस्पति के साथ उतना ही करीब से आ चुका है, ऐसे कवि ने कहा। और पेड़ भारतीय संस्कृति का एक मुख्य अंग है और इस
पेड़ भारतीय संस्कृति का एक मुख्य अंग अंग होने के नाते इस पेड़ को जैसे वह जीवित रूप में जो कार्य कर सकता है, तो उसी तरह मनुष्य ने भी जैसे संस्कारशील जब तक जीवित है तब तक समाज के अंदर संस्कारशील ऐसे कार्य करना चाहिए। जैसे कदम कदम पर बढ़ते जाइए, इसका अर्थ होता है मनुष्य का हौसला बढ़ता है। पेड़ भी कहता है कि तुम्हारा जैसे हमें प्रेरणा दे रहा है पेड़, तुम्हारा हौसला बढ़ाओ कि मुझे देखकर जैसे पेड़ के नीचे बैठकर कभी जैसे हमारा कहना है कि कदम कदम पर बढ़ते जाइए, हमारा हौसला बढ़ता है, वैसे कभी भी हमें ये कहता है कि तुम तुम्हारे कार्यों का, संस्कारों का, संसार का हौसला बढ़ाते चलो। और जैसे पेड़ का उत्तरदायित्व है सभी संसार के लोगों को सुंदर हवा दे, निस्वार्थ से सुगंध दे। उसी तरह मनुष्य की एक नैतिक ऐसी जिम्मेदारी है कि उन्होंने सामने समाज देखकर अगर हमारा कार्य अध्यापन करने का, पढ़ाने का, तो सच्चे दिल से समाज के लोगों तक, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वो बातें, वो जानकारी, वो विचार देना चाहिए। तभी हमारी थोड़ी सी जीवन की पराकाष्ठा है। और कवि ने पेड़ों को साथ में लेकर, क्योंकि कविता का नाम है पेड़ होने का अर्थ, पेड़ों को साथ में लेकर हमें कई सीख इन पेड़ों से कितनी मिलती है, इस कविता के माध्यम से उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें प्रेरित करने की कोशिश मुकेश गौतम जी ने की। छोटा सा अल्प सा परिचय कविता का था कि जो पुराना देखकर आपसे सभी को विनती है कि आप खुद पढ़ो, और पढ़ने के बाद ही अगर कठिनाई तो प्लीज़ हमें पूछ सकते हैं, लेकिन उतना कठिन नहीं है। अगर नीचे देखो कविता, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था तो एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। सभी लोग मतलब जब भी कविता आप देखेंगे तो उस समय थोड़ा सा अर्थ ध्यान में रखो कि कवि मतलब जैसे मनुष्य जो है पेड़ के जैसा महान कार्य कर नहीं सकता, ऐसा एक पंक्तिकार था। लेकिन कवि ने ये कहा कि जिस समय मैं मेरे कमरे के अंदर बैठा था और बैठने के बाद खिड़की खुलकर देखा तो मैं एक पेड़ को देख रहा था, और देखने के बाद मैंने ये महसूस किया कि मैंने महसूस किया और मैं सोच रहा था कि पेड़ निस्वार्थी रूप से धरती से छोटा पौधा होकर बड़ा होने के बाद उसको टहनी आए, पत्ते आए, ये आए, और दिल खोलकर सभी धरती को एक तटस्थ रहकर मैं किसी से डरता नहीं। मैं सभी बातों का, आपत्ति, तूफान, भूकंप, ऐसे सभी बातों का मैं मुकाबला करता हूँ। और ये बातें जिस समय कवि कहते कि मैंने सुनी, उस समय मुझे ऐसे लगा आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, मतलब कवि ने ये कहा कि मनुष्य जीवन में कितना ही बड़ा हुआ तो भी पेड़ के जैसा हो नहीं सकता। अब इसका अर्थ ये ध्यान में रखो, मेरे सभी छात्रों को विनती है कि हो नहीं सकता, इसका अर्थ तुम जल्दी ये कहेंगे सर मनुष्य ने धरती निर्माण की, यह अर्थ यहाँ नहीं लगता। यह अर्थ इतना सीमित है कि जिस समय मनुष्य स्वार्थी है, लालची है, मतलबी है, ढोंगी है, यह है मनुष्य के गुण। अगर उसी तरह पेड़ के गुण ये नहीं है। अगर पेड़ ने क्या कहा, समझो तूफान है तो भी पेड़ की कई मूलें या जड़ें धरती के अंदर रही तो वो डगमगाता नहीं। लेकिन नदी को बाढ़ आई तो मनुष्य क्या करता है, मतलब घबरा जाता है। मतलब पेड़ के जैसा उतना महान वो हो नहीं सकता, वो एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं ही कही कि आदमी सिर्फ आदमी, वो पेड़ नहीं हो सकता। यानी कि कवि ने पेड़ और मनुष्य का संबंध बताते समय से कहा, मनुष्य पेड़ के सामने सभी गुणों में कम गिरने लगता है, लेकिन पेड़ कभी कभी कम नहीं गिरता। जैसे पेड़ घबरता नहीं, वैसे मनुष्य घबरता है। मनुष्य कार्य करने के पहले बोलता है। पेड़ ये नहीं कहता है कि पेड़ धरती पर जब से आया तो उसके टहनियाँ, अंकुर, पत्तियाँ सभी फैला देता है। यहाँ तक कभी कभी अगर तूफान भी आया, एक आधी बार अचानक तूफान अगर आया और तूफान से पेड़ थोड़ा तिरछा होता है, लेकिन पुनः धरती पर नहीं गिर जाता।
और धरती पर न गिर जाने की वजह से क्या होता है, पेड़ पर लगे एक आधा घोंसला वो तटस्थ रहता है। इतनी सामर्थ्यशाली शक्ति इन पेड़ में है, इसलिए मनुष्य पेड़ के जैसा हो नहीं सकता। इतने इस दोहे के अंदर, मतलब इतने पंक्ति के अंदर इसका अर्थ है। अब घोंसला घोंसला पेड़ है, मतलब मनुष्य का एक विशेषता या मनुष्य का स्थान। जैसे यहाँ घोंसला एक पेड़, यानी कि अच्छा अगर किसी ने हिम्मत दी तो आदमी का हौसला बढ़ता है। लेकिन यहाँ कवि ने मनुष्य से ज़्यादा उसकी तारीफ की पेड़ों की। अंकुरित होने से टूट हो जाने तक आंधी तूफानों को या कोई प्रतापी राजा महाराजा पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता। कवि ने इस पंक्ति के अंदर ही बताने की कोशिश की या बताया है कि जैसे धरती से पेड़ ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद छोटा सा पौधा रहता है, छोटा सा पौधा रहने के बाद जैसे छोटे छोटे पत्तियाँ या एक अंकुर आता है। वो अंकुर कभी कभी धीरे धीरे बड़े होने लगता है। कवि ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि जैसे आंधी तूफान हो या प्रतापी राजा महाराजा, जैसे आंधी तूफान ये क्या है, ये उत्पात, मतलब हंगामा फैलाने वाली बातें हैं। हंगामा हंगामा फैलाने जैसे दूसरे दोहे के अंदर कवि कह रहे हैं कि एक छोटा सा पौधा जिस समय बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जैसे बीज ऊपर आता है उसी तरह का पौधा आता है। पौधा आने के बाद उसे छोटे छोटे पत्ते अंकुर आने लगते हैं और ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने के साथ साथ कवि ने तुलना की कि जैसे भूकंप को, आंधी को, तूफान को ये क्या करते हैं, हानि पहुंचा देते हैं, मतलब हानि पहुंचा देते हैं। लेकिन कम से कम जैसे भूकंप आया घर गिर जाते हैं, जैसे तूफान आया आदमी मर जाते हैं। उसी तरह प्राचीन काल के अंदर जो राजा महाराजा थे, जैसे यहाँ शब्द दिया या कोई प्रतापी राजा महाराजा, प्राचीन काल में जो भी राजा महाराजा थे, ये राजा महाराजा दूसरे महाराजाओं की शक्ति देखकर थोड़े डगमगा जाते थे। लेकिन पेड़ की विशेषता क्या है कि जैसे पेड़ छोटे से लेकर हवा का भी मुकाबला करता है, पेड़ तूफान का भी करता है, आंधी का भी मुकाबला करता है, लेकिन तटस्थ ऐसे जगह पर वो खड़ा रहता है। मनुष्य तिल मिला जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है। ऐसे कवि ने इन पंक्तियों में बताया। पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता। अब कवि ने सुंदर अर्थ लगाया यहाँ पर, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता, इसका अर्थ पेड़ तटस्थ है। तटस्थ इसका अर्थ वो बारिश से डरता नहीं, तूफान से नहीं, आंधी से नहीं, मतलब अपनी जड़ें धरती के अंदर पकड़ करता है और एक जैसे चाहे कोई भी हो, लेकिन वो डगमगा नहीं जाता। मनुष्य इससे उल्टा है। एक आधे ने धमकी दी, भाई मैं दोबारा ये नहीं करूँगा, पाँव पड़ता है। मतलब मनुष्य की तुलना कभी कभी पेड़ के साथ हो नहीं सकती, ऐसे कवि ने कहा। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े होकर कवि ने इसे कहा कि पेड़ हर आदमी का एक नियम है या निसर्ग का नियम है, जन्म लेना है तो मृत्यु अटल है। लेकिन यहाँ कवि ने इसे कहा कि कई पेड़ 150 साल तक, 200 साल तक रहते, तटस्थ रहते। और तटस्थ रहकर कैसे रहते, मतलब जैसे अटल हम ये शब्द कहते, हम हमारी बात सच है ऐसा जैसे कहते बड़े हट के साथ, उसी तरह पेड़ अपनी गर्दन खड़ी कर तटस्थ सभी बातों का वो मुकाबला करते हैं। हालात से लड़ता है, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, नील, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, वाघ, शेर की दहाड़। कवि का ये कहना है कि तटस्थ ऐसा पेड़ जिस जैसी परिस्थिति है, तूफान है, पानी है, हवा है, इसका मुकाबला वो करता है। यहाँ तक उन्होंने कहा कई सड़क के अंदर समझो, सड़क के अंदर कई भगदड़ अगर गिर गई तो भी वो जगह पर छोटा सा पेड़ थोड़ी सी तिरछा हो जाएगा, लेकिन धरती पर पूरा वो गिर जाएगा ऐसा नहीं है। झील या कोई पहाड़, मतलब जैसे झरनों से पानी बहते, उस जगह पर ही वो तटस्थ रहता है। या पहाड़ों पर जहाँ छोटे मोटे पेड़ रहते, वो भी तटस्थ रहते हुए, जैसे उन्होंने कहा मैं भी रहता हूँ।
भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। कवि ने सुंदर से शैली के तौर पर बताया कि पेड़ चाहे सड़क तिरछी हो, चाहे भगदड़ गिरे, चाहे झील हो या कोई पहाड़ हो, वो डगमगाता बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक जैसे जंगली प्राणी है, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी को नहीं डरता। मतलब कवि ने सीधे सीधे सरल शब्द के तौर पर कहा भेड़िया अगर आए, जिसे अगर आपको भेड़िया का अर्थ मालूम, लांडगा जैसे कहते मराठी में, तो वो अगर आए तो आदमी डर कर भागता है। जैसे सड़क तिरछी हो गई, छलांग मारने में तकलीफ होती है, उससे भाग डरता है। या किसी तरह का झरना है, पानी में भीग जाए, डूब जाए तो भी घबरा जाता है। पहाड़ों पर से ऊपर अगर चला गया तो वो नीचे कैसे आए। इन सभी बातों का मुकाबला कर कर पेड़ डरते ही रहता है। पेड़ डरता नहीं है, मनुष्य डरता ही रहता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छाओ ठंडी हवा। कवि ने आगे ये कहा कि जैसे हत्या या आत्महत्या, ये दोनों बातें कैसे मनुष्य को होने के नाते हत्या करता है किसी की, और कुछ कम गिर गया, मतलब पैसे नहीं मिले तो भी आत्महत्या करता है। लेकिन पेड़ कभी ये दो शब्द कभी नहीं करता। ये करता है रास्ते से चलने वाले मुसाफिर, राहगीर, कि उनको क्या करता है, अपने पेड़ की ठंडी, सुंदर ठंडी ऐसी छाया देता है, राह में गिरा देता है फूल। यानी कि कई मुसाफिरों को जैसे सुगंध, जैसे पेड़ निस्वार्थी होने के नाते हमें क्या देता है, पल दो पल की बातें, जैसे आप हिंदी में कहते ना, 2 दिन ही रहती फूलों की अवधि, लेकिन खुशबू, उसकी सुगंधता हम सभी संसार के नारी पुरुषों को देता है, मतलब निस्वार्थी रूप से। लेकिन मनुष्य ये कर नहीं सकता, ऐसे कवि ने कहा। इसलिए कवि ने कहा पेड़ की तुलना फूलों के मनुष्य की तुलना पेड़ों के साथ कर नहीं सकते। और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वो पेड़ आज भी मुस्कर रहा है, हालांकि वो सीधा नहीं है, टेढ़ा पड़ा है। मतलब कवि ने आगे ये कहा कि कभी कभी एक जगह पर तटस्थ रहने वाला पेड़ कभी कभी सभी गांव के मुसाफिरों के सभी का स्वागत करता है, और ये कहता है कि भाई कम से कम जैसे मुस्कराना भी एक जीवन है, हंसना भी जीवन है, या जीवन में झलक पेश करना भी जीवन है। तो ये उनके इशारे से हमें ये सलाह दे रहा है कि तुम भी मेरे जैसे मुस्कुराते रहो, अपना सुख बांटते चलो। और जैसे पेड़, गौतम जी का कहना यह है कि जैसे पेड़ आने जाने वाले सभी छोटे से लेकर बड़े तक नारी पुरुषों का वो धूमधाम से स्वागत करता है, और आने वाले को स्वागत, जाने वाले को विदाई, ऐसा वो करते हुए मुस्कुराता ही रहता है। और ये पेड़ कैसा है कि जैसे सीधा नहीं है। अब प्रकृति का नियम है, जो बूढ़ा है वो कभी जवान होता नहीं, मतलब जवान आदमी बूढ़ा होता ही है। वैसे पेड़ को अगर आंधी तूफानों ने कहीं हिलाकर वो टेढ़ा हो गया है, ऐसे समय ये पेड़, सच तो यही कि रात भर तूफान से लड़ा, खुद घायल है वो पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अभी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो है कि पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है। यानी कि कवि ने ये कहा कि ये पेड़ क्यों टेढ़ा हो चुका है, तो कवि ने सीधे शब्द के तौर पर गौतम जी ने कहा कि मनुष्य मुकाबला करता है, लेकिन जब भी तो उसकी हिम्मत टूट जाती है तो पीछे हटता है। पेड़ जिस समय बाढ़ आती है तो भी उसकी पूरी की पूरी जड़ें दूर नहीं होती, हिम्मत से उसे पकड़कर सीधा ही तटस्थ खड़े रहता है। यहाँ तक पेड़ तूफानों का सुंदर, बहुत कठिन तरीके से वो सामना करता है। कभी कभी अपनी कुछ जड़ें टूटने देता है, लेकिन पेड़ के ऊपर सुंदर बना हुआ जो घोंसला है चिड़िया का, उस चिड़िया के घोंसले को डगमगाते हुए कभी भी देखना नहीं चाहता, इसलिए वो तटस्थ रहता है। और उस चिड़िया के घोंसले के अंदर छोटे छोटे जो बच्चे हैं चिड़िया के, वो चहचहाते हैं और कभी कहते हैं जी हाँ, सच तो यह कि पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है। कवि ने ये कहा कि पेड़ की ताकत ही कुछ और है, मतलब इतनी हिम्मत है, इतना वो तटस्थ है कि वह मनुष्य उसके सामने बहुत नगण्य है, कि थोड़ी थोड़ी बातों के लिए मनुष्य क्या करता है, घबरा जाता है, उन बातों का मुकाबला नहीं कर सकता। कि जैसे
एखादा आदमी अचानक अगर मनुष्य के शरीर पर गिर चुका तो भी आदमी घबराते हुए जान छोड़ देता है। कवि ने इन पंक्तियाँ का अर्थ इससे बताया कि जैसे पेड़ की पेड़ की कुछ जड़ें टूट गई है, घोंसला पानी की तरफ जा रहा है, लेकिन अंदर अंदर हिम्मत होने के नाते कुछ उनकी मूलें जड़ें पकड़ कर रखती है। और सच है कि वो पेड़ मतलब तटस्थ या घोंसले के रूप में उसका घोंसला बहुत बड़ा है। इस वजह से चिड़िया के घोंसले के अंदर जो चिड़िया है, चिड़िया के जो छोटे नन्हे उसे बिल्कुल गिरने नहीं देता और अपना घोंसला वह आबोद रखता है और उसका बड़ी कठिनाई परिस्थिति में मुकाबला करने लगता है। आगे कवि का कहना है, दाता है पेड़, यानी कि पेड़ सब कुछ ऐसे उन्होंने कहा। मुझे आप सभी भाई बहनों को यह कहने का है कि पेड़ की अगर विशेषता बताए तो यहाँ समय कम गिरेगा, इसलिए सिर्फ इतना कहता जैसे नारियल का पेड़ है। नारियल का पेड़ क्या है वास्तव में, उसके अंदर आने वाला जो भी नारियल है वो श्रीफल है। कौन से शुभ कार्य के अंदर कभी कभी उसे नए नए होने वाले दूल्हा और दुल्हन को जैसे तुम खाओ पियो और सुंदर जीवन बनो। लेकिन प्रेरणा क्या मिलती है उस पेड़ से, ऊपर से उतना ही कठोर रहो, अंदर से उतना ही कोमल रहो। जीवन की विशेषता यह है कि जीवन की विशेषता क्या है, सुख और दुख, गीला और सूखा, और उसी तरह कठोरता और मधुरता मिलकर ही क्या होता है, जीवन होता है। और इस जीवन का अर्थ लेकर कवि ने यहाँ पर कहा, जैसे पेड़ है, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, कल और बीज। हमारे लिए तो पेड़ ही हर एक चीज़। जैसे कवि ने कहा, पेड़ जो है, पेड़ को टहनियाँ है, उसकी शाखाएँ टहनियाँ बहुत लंबी लंबी रहती है, कई उसके पुष्प, कई उसके फल, बीज, ये बीजों का दूसरा रूपांतर होने लगता है। हमारे लिए एक आश्चर्य की बात है, हमारे लिए एक नई ऐसी बात है, किसी ने उसे पूजा, मतलब पेड़ के लिए, जैसे मैंने कहा नारियल का पेड़ है, सुंदर होम हवन करते समय नारियल को रखा जाता है, तब शुभ कार्य होता ही नहीं। उसी तरह जैसे पेड़ है, चाहे आम का पेड़ हो, उसके पत्ते शादी के समय लाते ही, मतलब हमारा कौन सा कार्य पूरा नहीं होता है, पूजा के लिए लाते हैं हम। जैसे कभी कभी किसी ने ऊपर कुल्हाड़ी चलाई, अगर इतना सारे पेड़ ने हमारे लिए बहुत कुछ सुंदर सुंदर कुछ दिया, आदर्श दिया, हम न सोच कर क्या करते, उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाते। और कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? जैसे खाने के दांत और दिखाने के दांत जैसा फर्क है, उसी तरह सभी कुछ जी है। पेड़ को भी कुल्हाड़ी मारे कि उसके अंदर का पानी निकल आता है, वो आंसू, लेकिन कभी दिखता नहीं। उसी तरह कवि ने कहा, मनुष्य ने भी नकली आंसू और असली आंसू में फर्क करना चाहिए। सही अगर दुख रहा तो वास्तव में दिखा जाता है वो दुखी है। मतलब पेड़ कभी भी दिखाता नहीं मैं रो रहा हूँ। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सुगंध। मतलब एक निस्वार्थी सा सुंदर पेड़। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर जैसे जो शुभ कार्य होते हैं, कि जैसे आयुर्वेदिक, जैसे जड़ी बूटी की दवा, कोई गुजर गया तो उसके लिए लकड़ी, उसके बाद में शुभ ऐसी बारात है, ऐसे समय हम बाम्बू का, आम के केले, जैसे आम के पत्ते, केले के वो फनस, उसी तरह कई सुपारी, ये पेड़े कुछ रहती है, ये शुभ कार्य पर हम लगा देते। पुष्पों की सौगंध आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता है मनुष्य का साथ। यानी कि ये पेड़ कितने पुरातन काल से, जैसे जब धरती पर मनुष्य आया तब से सुंदर सुंदर चीजें हमें देकर आज तक वो चलता आ रहा है। कवि को मिला कागज कलम शाही, वेद हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए। और मुझे आपको और भी ये कहने का है कि जैसे पेड़ निस्वार्थी, जितना शब्द मत लगाओ, निस्वार्थी रूप से सुगंध देता ऐसा नहीं है। हजारों काल से इस पेड़ की विशेषता है कि जैसे उसकी कलम बनाई जाती है, शाही बनाई जाती है, कई हमारे जीवन के लिए वैद उसे कूटकर कई आयुर्वेदिक ऐसी जड़ी बूटियाँ बना देते हैं। और ये इसका महत्व बताते समय शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसान हम उपयोग नहीं करें। वृक्षों के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो है कि पेड़ संत है, दचीची है। कवि ने ये कहा कि धरती पर मनुष्य कब आया, मुझे आपसे विनती करने की भाई और बहनों,
कि जिस तरह पेड़ की विशेषता बताते समय कवि का कहना है, गौतम जी का, शासन या प्रशासन, यानी कि चाहे शासकीय हो, इस जगह पर जो कुर्सियाँ रहती है वो पेड़ की बनती है, सुंदर सुंदर रहती है, हम उसका उपयोग करते हैं लेकिन उसका महत्व नहीं समझते। वृक्ष के पास ऐसी भी नहीं चीज़, वृक्ष वृक्ष ऐसे ही कहेंगे, वृक्ष से अनंत ऐसे उपयोग है, बहुत सारी उसकी। जी हाँ, सच तो एक ही पेड़ संत दक्षिची है, यानी कि जैसे यहाँ पर दक्षिची जो अर्थ दिया है, एक ऐसा ऋषि मुनि, इस ऋषि ने उत्तरासुर नाम का जो भी राक्षस था, उस उसका हेतु अलग था, लेकिन इस दक्षिची नाम के व्यक्ति ने उनकी शायद हड्डी अलग कर कर कई अच्छे कामों के लिए उन्होंने संसार के अंदर दी थी। ऐसी दक्षिची की विशेषता है। मतलब गौतम जी का कहना यह है, पेड़ों का अनंत ऐसा उपयोग है कि जैसे हमने कम शब्द में देखा कि कई बैठने के लिए कुर्सियाँ, ऐसी एक भी चीज़ नहीं कि जो हमारे लिए उससे बनती नहीं है। मतलब आदिकाल से लेकर कभी कभी जैसे कोई सा ही शुभ कार्य हो, चाहे दुख का हो चाहे इसका हो, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, उस लकड़ियाँ को, कई चंदन की लकड़ियाँ, जैसे चंदन की लकड़ियाँ उपयोगी है, सुगंध देती है, तो कवि ने इस पेड़ों का महत्व इस तरह का बताया। बस।